नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 17 मार्च 2026 और आज की जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की आज की फर्स्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन जो हैं देखने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। वहाँ पर लिखा होगा टेलीग्राम चैनल लिंक, ठीक है, उस पर क्लिक करना और ज्वाइन हो जाना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से जो है आपको फ़ायदा ही होगा क्योंकि वहाँ पर जो है क्लास की नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं और जो है बच्चे जो क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम के बाद तो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भी शेयर कर देते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। पेपर देने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग शिफ्ट वाइज शेयर करना कि जैसे आपने का पेपर था 27 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग ऐसे शेयर कर सकते हो कि 27 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं सारे शेयर कर सकते हो, 1 2 3, ठीक है। मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन ही बच्चे शेयर कर पाते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रख पाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कुल मिला के जो है क्लास भर के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। रियल क्वेश्चन 100% करेक्ट क्वेश्चन जो है हमें मिल जाते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन शेयर कर देना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार और बोलते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये था कि करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दलाई लामा और ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है, ठीक है। सी बिल्कुल सही जवाब है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक जो है कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जो है करुणा, मानवता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी को जो है 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कैलाश सत्यार्थी को कभी नोबेल पुरस्कार मिला, यदि मिला तो कब मिला। तो आपको बताना हाँ मिला है और ये 2014 में मिला था। नोबेल में शांति पुरस्कार मिला है उनको। कब मिला है? 2014 में। और वे जो हैं बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाते थे, ठीक है। कौन सा अभियान चलाते थे? वे बाल श्रम के खिलाफ जो है अभियान चलाते थे। उन्होंने जो है बचपन बच्चों आंदोलन की स्थापना की, ठीक है। बचपन बच्चों आंदोलन की स्थापना भी की उन्होंने। और जो यह पुस्तक है यह मानव मूल्यों पर आधारित है। किस पे? मानव मूल्यों पर आधारित है। और वे भारत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, ठीक है। वे भारत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और बच्चों के अधिकार के लिए भी वो काम करते थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान भी है, ठीक है। तो ये सारे इनके पॉइंट थे, फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा। वर्ष 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नई दिल्ली, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या हैदराबाद। नई दिल्ली, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर को 2028 का जो है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए चुना गया है क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है विश्व स्तरीय खेल आयोजन खेल का अवसंरचना उपलब्ध है, ठीक है। तो भुवनेश्वर को चुना गया 2028 के लिए। और तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं
कि भुवनेश्वर को जो है स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर को स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ जो है कलिंगा स्टेडियम स्थित है। कौन सा स्टेडियम? यहाँ पर कलिंगा स्टेडियम स्थित है। और पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, पहले भी यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित हो चुके हैं। उड़ीसा सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, उड़ीसा सरकार जो है खेलों को बढ़ावा दे रही है। और भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में जो है खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। यह आयोजन भारत की वैश्विक छवि बढ़ाएगा। यह आयोजन भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाएगा। एथलीट्स भारत में लोकप्रिय खेल बन रहा है। ठीक है, एथलीट्स जो है भारत में लोकप्रिय खेल बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत इनोवेशन समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत इनोवेशन समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडियन इनोवेशन समिट 2026 इनोग्रेटेड? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाता है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। भारत इनोवेशन समिट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना था। ठीक, क्या था इसका उद्देश्य? क्या था इसका उद्देश्य? था नवाचार, स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को, इकोसिस्टम को जो है बढ़ावा देना था। फैक्ट क्या है? भारत का स्टार्टअप हब के रूप में यह उभर रहा है। ठीक है, भारत में स्टार्टअप हब के रूप में यह उभर रहा है। और इनोवेशन समिट में टेक्नोलॉजी पर चर्चा होती है। किस पर चर्चा होती है? टेक्नोलॉजी पर जो है चर्चा होती है। और सरकार जो है स्टार्टअप योजना चला रही है। सरकार कौन सी योजना चला रही है? सरकार जो है स्टार्टअप योजना चला रही है। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जोर है। किस पर? एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जो है जोर है। निवेशकों और उद्यमियों को यह जोड़ता है। निवेशकों और उद्यमियों को यह जोड़ता है। और नई तकनीक का प्रदर्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, किसका प्रदर्शन होता है? नई तकनीक का प्रदर्शन होता है। आर्थिक विकास में नवाचार की भूमिका है। ठीक है, आर्थिक विकास में जो है नवाचार की भूमिका रहती है। तो इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाता है न्यू दिल्ली। ठीक है, फ्रांस की लीजन ऑफ ऑनरेबल से सम्मानित पहले भारतीय राजदूत कौन है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ रिसीव फ्रांस लीजन ऑफ ऑनरेबल? अपना है तरनजीत सिंह सिंधु, जावेद अशरफ, विनय मोहन कात्रा, एस जयशंकर। तो इसका सही जवाब है जावेद अशरफ। ठीक है, जावेद अशरफ को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रीजन ऑफ ऑनरेबल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया है। ठीक है, और रीजन ऑफ ऑनरेबल फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह नागरिक और सैन्य दोनों को दिया जाता है। ठीक है, नागरिक और सैन्य दोनों को दिया जाता है। भारत फ्रांस संबंध मजबूत हैं। ठीक है, भारत और फ्रांस के संबंध क्या हैं? मजबूत हैं। रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच प्रमुख है। रक्षा सहयोग जो है दोनों देश के बीच जो है प्रमुख है। कूटनीति में योगदान के लिए यह सम्मान मिलता है। ठीक है, कूटनीति में योगदान के लिए जो है यह सम्मान दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 5 वर्ष के लिए टूर एंड उड़द आयात समझौता किस देश के साथ बढ़ाया है? इंडिया एक्सटेंडेड 5 ईयर इम्पोर्ट एग्रीमेंट ऑफ टूर एंड उड़द विथ विच कंट्री? ठीक है, विथ विच कंट्री? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो सही जवाब म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत ने तुअर और उड़द दाल के आयात समझौते को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया, जिससे दालों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जिससे दालों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। भारत दालों का जो है बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, भारत जो है दालों का बड़ा उपभोक्ता है। म्यांमार प्रमुख दाल निर्यातक है। ठीक है, म्यांमार प्रमुख दाल निर्यातक है। यह समझौता खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
ठीक है, कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कृषि आयात निर्यात महत्वपूर्ण है। कृषि आयात निर्यात महत्वपूर्ण है। दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। दालें जो हैं प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? विच कंट्री विल jointly host the 2026 फीफा वर्ल्ड कप? इंडिया, चाइना, जापान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो इसका सही जवाब है फीफा 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मेक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, तब देख लेते हैं। पहली बार 3 देश मिलकर आयोजन करेंगे। ठीक है, पहली बार है जब 3 देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे। इसमें कुल टीमें पूछे कितनी रहेंगी, तो कुल टीमों की संख्या इसमें 48 यानी कि 48 रहेंगी। 28 टीमें भाग लेंगी। फीफा वर्ल्ड कप जो है सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2022 वर्ल्ड कप का कतर में हुआ था। 2022 वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। हर साल, हर 4 साल में आयोजित होता है। हर साल में यह आयोजित होता है। ठीक है, फीफा विश्व का सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खेल है और यह 4 सालों में आयोजित होता है और आयोजन से जो है पर्यटन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 23 मार्च को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 मार्च को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच इंडिया ऑब्जर्व इन 2000 विच डे इज ऑब्जर्व इन द इंडिया ऑन 23 मार्च? गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, शैक्षिक दिवस यानी कि टीचर्स डे और युवा दिवस। तो शहीद दिवस के नाम से जो है इसे जाना जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है शहादत की याद में यह शहीद दिवस मनाया जाता है। और इन तीनों को जो है 1931 में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1931 में तीनों को फांसी दी गई थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। 23 मार्च को शहीद दिवस कहा जाता है। ठीक है, 23 मार्च को जो है शहीद दिवस कहा जाता है। देश भर में श्रद्धांजलि दी जाती है। देश भर में श्रद्धांजलि दी जाती है। युवाओं के लिए प्रेरणा का काम है। ठीक है, युवाओं के लिए जो है प्रेरणा बनी है और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है इसका और देशभक्ति का प्रतीक दिवस है। ठीक है, देशभक्ति का यह प्रतीक दिवस है। अगला क्वेश्चन है 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स? इंडिया यानी कि भारत, इंग्लैंड, माल्टा या ऑस्ट्रेलिया? 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? भारत, इंग्लैंड, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया? तो माल्टा करेगा। ठीक है, माल्टा को 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल है। कॉमनवेल्थ जो है देशों के बीच आयोजित होता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो है कई देशों के बीच आयोजित होता है और माल्टा यूरोप का छोटा द्वीप देश है। ठीक है, खेलों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। खेलों से क्या बढ़ता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। युवा प्रतिभाओं को मंच मिलता है। युवा प्रतिभाओं को जो है मंच मिलता है। भारत भी इसमें भाग लेता है। कौन भारत भाग लेता है? भारत भी इसमें भाग लेता है और यह हर 4 साल में आयोजित होता है। यह हर 4 साल में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 को किस राज्य ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया? मार्च 2026 को किस राज्य ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया? विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 114 फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च 2026? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर हो जाता है बिहार।
बिहार का गठन जो है 1912 में हुआ था, 12 मार्च 1912 को हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसलिए 2026 में इसका 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बिहार जो था वो पहले बंगाल का हिस्सा था। 1912 में से अलग राज्य बनाया गया। 1912 में से अलग राज्य बनाया गया और राजधानी पटना रखी गई। यह ऐतिहासिक राज्य है। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं है। ठीक है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। गंगा नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, गंगा नदी जो है यहाँ से गुजरती है। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियन रैंक्स इन द ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026? प्रथम, 10वां, 13वां, 100वां। तो ये जो है कितना था? 13वां। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में इंडिया जो है 13वें स्थान पर रहा, जो आतंकवाद के प्रभाव और सुरक्षा स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। आतंकवाद का प्रभाव मापा जाता है। भारत में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। रैंकिंग घटनाओं और प्रभाव पर आधारित होती है। वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। कई देशों की तुलना की जाती है। ठीक है, कई देशों की जो है तुलना की जाती है। भारत ने स्थिति में सुधार किया है। ठीक है, भारत ने जो है स्थिति में सुधार किया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है न्यू दिल्ली। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2026 को नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सतत विकास पर चर्चा करना था। ठीक है, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हुई। इसकी शुरुआत जो है 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हुई। भारत में जल शक्ति मंत्रालय जल से जुड़े कार्यक्रम संचालित करता है। भारत में जल शक्ति मंत्रालय जल से जुड़े कार्यक्रम संचालित करता है। जल संकट एक वैश्विक समस्या है। जल संकट एक वैश्विक समस्या है। भारत में जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, भारत में जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। भू जल स्तर लगातार घट रहा है। भू स्तर लगातार जो है घट रहा है। भू जल स्तर, ठीक है। और जल संरक्षण सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 इससे संबंधित है। इंडिया एनर्जी समिट 2026 इज रिलेटेड टू कृषि, शिक्षा, विद्युत क्षेत्र, स्वास्थ्य। कृषि, शिक्षा, विद्युत क्षेत्र या स्वास्थ्य। तो इसका सही जवाब है पावर सेक्टर। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य फोकस जो है बिजली उत्पादन, वितरण और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के रोडमैप पर था। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड पर भी चर्चा हुई। ठीक है, इसमें नवीनीकरण ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड पर चर्चा हुई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। नवीनीकरण ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है। सोलर और विंडो सोलर और विंड एनर्जी तेज़ी से बढ़ रही है। बिजली क्षेत्र GDP विकास जुड़ा हुआ है। भारत 2030 तक ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। और ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्र प्राथमिकता है। और स्मार्ट ग्रिड तकनीक विकसित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, नए आयकर नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए आयकर नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ न्यू इनकम टैक्स रूल 2026? कर बढ़ाना, टैक्स इंक्रीज।
पारदर्शी बढ़ाना, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, व्यापार कम करना, रिड्यूस ट्रेड, ठीक है, और निर्यात रोकना, स्टॉप एक्सपोर्ट। तो नए आयकर नियम 2026 का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, टैक्स चोरी को रोकना, इससे जो है कंप्लेंट्स बेहतर होंगी, डिजिटल टैक्स सिस्टम मजबूत होगा। आयकर भारत सरकार का प्रमुख राजस्व है। डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीएसटी के बाद टैक्स सिस्टम में सुधार हुआ है, ठीक है, जीएसटी के बाद जो है टैक्स सिस्टम में सुधार हुआ है। पारदर्शिता से भ्रष्टाचार कम होता है, ठीक है, पारदर्शिता से जो है भ्रष्टाचार कम होता है। एआई का उपयोग टैक्स जांच में किया जा रहा है, एआई का उपयोग जो है टैक्स जांच में किया जा रहा है। और फेसलेस असेसमेंट लागू किया जा गया है, ठीक है, फेसलेस असेसमेंट लागू किया गया है। और टैक्स सुधार आर्थिक विकास से जुड़ा है, टैक्स सुधार जो है आर्थिक विकास से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ कुट्टूर को किस बैंक में नियुक्त किया गया? जोसेफ कुट्टूर को किस बैंक में नियुक्त किया गया? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक और पीएनबी बैंक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बैंक में, ठीक है। जोसेफ कुटर को इंडियन बैंक का जो है गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद बैंक के प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण होता है। और इंडियन बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है, इंडियन बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली चेन्नई में है। और यह पीएसयू बैंक सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो होते हैं वो जो है बैंक सरकार के अधीन होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था का आधार है। आरबीआई बैंकिंग नियामक संस्था है, आरबीआई जो है बैंकिंग नियामक संस्था है। बैंकिंग सुधार लगातार जारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ग्लोबल नेटवर्क की कौन सी बैठक की मेजबानी की? विच मीनिंग ऑफ ग्लोबल नेटवर्क हैज होस्टेड बाय इंडिया? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो इसका सही जवाब है 12वीं। भारत ने ग्लोबल नेटवर्क की 12वीं संचालित समिति की बैठक की मेजबानी की, और जिसमें वैश्विक सहयोग और नीति निर्णय पर चर्चा की गई। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वैश्विक नेटवर्क सहयोग बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत G20 का भी सदस्य है, ठीक है, भारत किसका सदस्य है? G20 का भी सदस्य है। और अंतर्राष्ट्रीय बैठकें कूटनीति को मजबूत करती हैं, और नीति निर्णय में वैश्विक भागीदारी जरूरी है। भारत उभरती अर्थव्यवस्था है, और विदेशी नीतियों में सहयोग महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 12वां स्थान, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन है, ठीक है। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए हम इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।